तो वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 की, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे आज क्लास 8 की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और ये हमारी पूरी क्लास होगी मैराथन, जो आपको 1 से लेकर पूरी लास्ट तक देखनी है। 10 चैप्टर है इसमें, तो आपको 1 से लेकर 10 तक चैप्टर देखने हैं, ठीक। उससे पहले आपको क्या करना है कि क्लास 7 की आप पूरी प्ले लिस्ट देखिए और क्लास 6 की पूरी प्ले लिस्ट देखिए, उसके बाद 8 की देखिएगा, ठीक है। नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। कह रहा कैसे कैसे कब और कहाँ, ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहा तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। कह रहा एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई है, कब कौन सा युद्ध हुआ है, इनकी तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तरीकों के पर्याप्त माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है। भाई, सब तरीके रटते चले जाओ, ठीक है। सब रटते चले जाओ, मतलब सब तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? क्या आपसे पूछा जा रहा है क्या यह इतिहास के बारे में धारणा सही है? तो मेरे हिसाब से तो गलत है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत की चीज़ों किस तरह की थी और उनमें से क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत हैं और वर्तमान की तुलना करते हैं और उस समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जैसे जो कुछ भी दिख रहा है वह हमेशा ही वैसा ही रहा हो। लेकिन हम उसके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं कि वे वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी से आने से पहले लोग दूर दूर यात्रा किस तरह कर पाते होंगे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जान के उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जिस जमाने में अखबार नहीं छापते थे, उस समय लोगों को चीज की जानकारी कैसे मिलती थी। तो ये सब आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, ठीक। अब देखो, यहाँ पर एक एक संवाद है, शायद एक हिंदुस्तान, कह रहा हिंदुस्तान बाय द जेनियल RS भाई, कुछ ऐसे करके नाम लिखा है। ये कोई ब्राह्मण है, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते, क्या लिखा है। कर अब ब्राह्मण ब्रिटिशियन को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स जेम्स रेनेल द्वारा किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल के को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने ही प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक और ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये क्या लिखा है, लिप्टॉन्स टी, कॉफी है ना, लिप्टॉन्स की टी। अब चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। हम्म ये सारे इतिहासकार सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता है। कई बार ये ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना
वाकई गलत है, जो एक लंबे समय तक चलती रही रहती है। भारत भारत लोगों ने अचानक एक दिन सुबह 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 सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए वह कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती थी। कह रहा इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थशास्त्र या समाज किस दिन बदलाव आए। ठीक। कह रहा यह बताना भी असंभव नहीं है कि ये सारी चीजें एक लंबे समय से घटती हैं, है ना। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। जब ये खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे तो फिर लोग इतिहास के तारीखों से जोड़ कर क्यों देखते हैं। इस जुड़ाव की वजह है इस कह रहा एक समय था जब युद्ध और बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था, और इतिहास ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, और किस साल उसका विवाह हुआ, और किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, या वह कौन से साल है, कौन सी लड़ाई लड़ी गई और वह कब मारा, और उसके बाद कौन सी शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती, और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्वपूर्ण बना रहता है। ठीक। आगे कह रहा है जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में देखता है कि इतिहास बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वह इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह से अपनी रोजी रोटी का चलाते हैं, क्या वे पैदा करते हैं और क्या खाते हैं, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी और नए नए विचार पनपने और संस्कृति समाज किस तरह बदले। ठीक। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये जो चित्र नंबर 2 दिया गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा चित्र तो विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। कह रहा पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए हैं और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। कह रहा 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया है। यह विज्ञापन इस बात की संकेत करता है कि दुनिया भर में शाही लोग यही चाय पीते हैं, और इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है। ठीक है, भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ, और राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ नाइट की पदवी दी गई थी। अब बोल रहा है कि कौन सी तारीखें। देखो, कह रहा कौन सी तारीखें। कह रहा कुछ तारीखों के महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। कह रहा हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनते हैं, वे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कह रहा वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन के विषय में बदल जाता है अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। कह रहा एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें से हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे, कह रहा, और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स और वेलेस्ली और बेटिंग डलहौजी, ये देखो, ये बैठा है, ये इसके बारे में मान लेते हैं कौन बैठा है। वारेन हेस्टिंग्स 1773 के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773। अब इसके बारे में हम लोग पूरी कहानी पढ़ते हैं। देखो, कह रहा है कि कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन और कर्जन और हार्डिंग इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का भी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। कह रहे इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों को एक महत्व अधिकारियों, उनकी गतिविधियों और नीतियों और उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। कह रहा यह ऐसे था मानो कि लोगों के जीवन के बारे में कोई चीज
नहीं थी, जिसे जानना महत्वपूर्ण हो गया। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग-अलग अध्यायों के विषय बन जाता था। कह रहा क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? कह रहा गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौकटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों के किस तरह ध्यान दे सकते हैं, है ना? कह रहा इतिहास जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसके टुकड़े या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? कह रहा है ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह से सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उससे भारतीय गतिविधियों के कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वह जगह नहीं होती है। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें अपने इतिहास को अलग अलग बनाना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जब तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा है वह महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियों का महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब आगे कह रहा हम अवधियां कैसे तय कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स, ये देख सकते हो, ये वॉरेन हेस्टिंग्स है। 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। कह रहा इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों और जीवनियों, उनके गौरव गाथाओं को तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता है। याद रखना वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत आया था, याद रखना इस डेट को। कह रहा हम अवधियां कैसे तय करते हैं। कह रहा 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने तीन तीन विशाल खंडों में एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीन काल खंडों में बांटा था। कह रहा काल खंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोग ने मान भी लिया। और क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके के लिए कोई समस्या दिखाई देती है? चलो आगे पढ़ते हैं। कह रहा इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। कह रहा इसकी भी एक वजह है। हम एक तौर पे खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सारे सारे हम समय को बांटते हैं। कह रहा ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच बदलावों का क्या महत्व होता है। कह रहा है कि मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास उनकी साझेदारी ही थी कि भारत के अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुसलमान तानाशाहों के यही राज चलता है। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर और जातिगत बंधनों का, अंधविश्वास का ही बोलबाला है। आगे बात करते गतिविधियां। कर अपनी माँ या परिवार से किसी अन्य सदस्य के बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उनके जीवन को अलग अलग काल खंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट करें कि अपने काल खंडों को किस तरह तय किया था। कर मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक का सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। कह रहा उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के लिए बिना हिंदुस्तान की प्रगति नहीं कर सकता। कह रहा इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रकृति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान के दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरे पर कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल एक समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह है कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीका कोई महत्व नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी धर्म नहीं होता था।
कर अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग अलग हटकर इतिहास भारतीय इतिहास के को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में ब्रिटिश देखते थे। इस विभाजन की अपनी सभ्यताएं और इतिहास के इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई। पश्चिम के आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और मुक्ति की समानता जैसे आधुनिक ताकतों के विकास का युग माना जाता है। कर उनके मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। तार चल रहा को क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप किताब में देखेंगे, अंग्रेजी शासकों ने लोगों के पास समानता और स्वतंत्रता की मुक्ति नहीं थी और न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत से सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते थे। औपनिवेशिक युग क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि इस तरह के अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपनी शासन स्थापित किया। आप देखेंगे किस तरह इन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। वह अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण ही ये मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाजों और तौर तरीके में क्या बदलाव आए। जब एक जब एक देश पर दूसरे के बदलते इस तरह के राजनीतिक व आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते थे, इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप ये समझेंगे कि सारे वर्ग के समूह इन बदलावों अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे बाद में, लेकिन इसको पहले पढ़ लेते हैं। बदलाव को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें इस किताब के बारे में अतीत यानी अतीत की कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है, यानी कई अतीतों पर केंद्रित। हम किस तरह जानते हैं कि भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? चलो बात करते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करना। प्रशासन अभिलेख तैयार करना का मतलब क्या है कि अंग्रेज शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मानता थी कि चीज़ों को लिखना यह बहुत महत्वपूर्ण होता था। उसके लिए हर निर्देश और हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच और साफ-साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों की अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद-विवाद किया जा सकता था। इस साझेदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणियाँ और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृतियाँ पैदा हुई। अंग्रेज को ये भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय स्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर व कलेक्टर के, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय और कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखाओं से दूसरी शाखा के पास भेजने गए पत्र और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। कि उन्हें खुफनवीसी के माहिर लिखते थे और खुफनवीसी के सुलेखनवीसी ऐसे लोग होते थे जो बहुत ही सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई, ये देखो ये किसका चित्र है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 19वीं दशक में बनाया गया था। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे।
इससे पता चलता है कि अंग्रेज की सोच में नई इन संस्थानों की कितनी भारी महत्व था। चलो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। ठीक, फिर आगे कह रहा उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग की जो रिपोर्ट मिल रही थी वो कुछ नमूने इस प्रकार थे। अब बात करते बम्बई। बम्बई इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाज और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। फिर आगे कह रहा कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। आगे लिखा है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कई हिंसा नहीं हुई। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है। सिवाय इसके कि संभव कुछ सिपाही काम पर ना है। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड और सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, फाइल संख्या 52146, गृह राजनीति भारत सरकार। ये सन 46 की बात है। तकनीक भी फैलने लगी और इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कई कार्रवाई के दस्तावेज कई प्रांतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चयन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको यह सही ढंग जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए और इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता और वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के स्थानीय इतिहास व फसलों को पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी और जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवस्था के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण और पुरातात्विक सर्वेक्षण और मानवास्ती सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के पूरे विशाल भंडार में हम बहुत से कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारी जानकारी अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो दिया गया है पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं पूरा पार्ट। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि उनमें से हमें चित्रकार की सोच पता चलती है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ोगे। रिकॉर्ड्स है कि उनमें से ये पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे। ठीक, आगे कह रहा है कि उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वह किन चीज़ों को रखना चाहते थे। कई रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग महसूस करते हैं कि उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। फिर आगे कह रहा है कि
इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे शस्त्रों की तलाश निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस जहाज से लोगों को डायरिया, तीर्थ यात्रा और यात्रियों के स्मरण में बहुत लोगों के आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय और पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं को सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों उपन्यासों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। फिर अगर लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो अब पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी सी और कोशिश करें तो हम इस बारे में जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप किताब में आगे बढ़ेंगे आप यह बात समझ में आने लगेगी। ठीक, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जो हमारा ये पैराग्राफ छूटा है, देखो ये किसका चित्र दिया गया है। ये कह रहा शरीफे का पौधा। क्या शरीफे का पौधा 1770 का दशक का। कर अंग्रेज द्वारा बनाए गए वनस्पति उद्योग और प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती है। कर इन नमूनों में चित्र स्थानीय कलाकार से बनवाए जाते थे। इन इतिहासकारों से इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह के जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। ठीक, आगे हम बात कर लेते हैं इसकी। कह रहे इंसानों के खाने लायक नहीं है। कह रहे इंसानों के खाने के लायक नहीं है। कह रहे अखबारों से देश के विभिन्न विभागों से चल रहे आंदोलनों को पता चलता है कि 1946 में हुई पुलिस की हड़ताल की खबर दी गई। ठीक, आगे कह रहा है कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स खर्च बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने में इनकार कर दिया। ठीक, कह रहा है कि जैसे जैसे खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसमें जानवर तक नहीं खा सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ 1946, 22 मार्च 1946 को ये खबर छपी थी। कह रहा है इसमें फिर से याद करें। ठीक है, इनको आपको याद करना है ना, और आपको इन पर विचार करने हैं, इन क्वेश्चनों पर ध्यान से देखिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और एक बार फिर से समझिए। ये हमारी वीडियो सीटेट के लिए थी और केवीएस के लिए। ठीक, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप जिस तरीके से, मैं देखो, आप तो हिस्ट्री ऐसे लगातार पढ़ोगे नहीं, ठीक है, लेकिन इस माध्यम से आप जब एक बार बुक को पढ़ोगे, इसको भी पढ़ोगे, तो आपको मतलब एक मन लगा रहेगा, हाँ ये चीज़ इस तरीके से होती है। ठीक है।